पलकें बिछाए बैठे हैं, एक आस लगाए बैठे हैं कि सैंपल पेपर की एक वीडियो आएगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स उड़ा ले जाएगी। तो इंतजार खत्म हुआ। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि कल के एग्जाम की कितनी तैयारी है आपकी। ले आइए नोटबुक और पेन, सैंपल पेपर 1 करने के लिए। 8 चैप्टर्स आएंगे 1 to 7 एंड चैप्टर 11। ये है मार्किंग स्कीम, 40 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट्स का। क्वेश्चन नंबर 1, हमें सारे सबसेट्स लिखने हैं इस सेट के। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे। रूल क्या होता है? 2 raised to power n, where n is equal to number of elements in the set। यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 raised to power 3 यानी 8। और वो 8 कौन कौन से बनेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है 5, देन सिंगलटन 1, -1, सिंगलटन 0, सिंगलटन 1। सारे एलिमेंट्स सिंगल सिंगल आपको ब्रैकेट में लिखने हैं। उसके बाद 2 का सेट बनेगा, -1 0, -1 के साथ 1 और 0 के साथ 1। कितने हो गए? 7। और जो लास्ट वाला सेट बनेगा वो कंप्लीट सेट, यही ये बन गए सबसेट्स। कितने हैं ये? 8। कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर आप 2 की पावर में लिख देंगे, जो वैल्यू आएगी उतने सबसेट्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन ए की वैल्यू 5, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? सिंपल, 5 into 2 यानी 10। 10 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। क्वेश्चन नंबर 3, इस फंक्शन की बतानी है डोमेन। बताइए अब डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब है एक्स की वो सारी वैल्यूज जिसे आप यहां पर पुट कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर कब गलत हो जाएगा? अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, यानी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर -8x + 12 इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब आपको यहां से x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। 6 2 12 होता है, 6 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो 8 भी आ जाएगा। दोनों साइन आपको माइनस के लेने पड़ेंगे, यानी x - 2 x - 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को आप अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहां से x की वैल्यू आएगी 2 और यहां से x की वैल्यू आएगी 6। इस बात का क्या मतलब है? अगर किसी ने x के प्लेस पर 2 लिख लिया या फिर 6 लिख लिया, तो ये वाला जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं होगा। सो डोमेन इज इक्वल टू r - r। पूरी रियल लाइन में से आप उन नंबर्स को हटा दें जो आपके सवाल को, आपके fx को डिफाइन नहीं करते। 2 और 6 p/q फॉर्म का कोई भी फंक्शन हो, आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लिख लें। वहां से जो भी x की वैल्यूज आती हैं उन्हें पूरी रियल लाइन यानी r में से माइनस कर देंगे तो वो डोमेन आ जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ साइन -7 π/6। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन ऑफ -x क्या होता है? माइनस साइन x। ये रूल आप यहां अप्लाई कीजिए, -sin 7 π/6। ओके, अब मुझे इस 7 π/6 को कैसे लिखना है? पाई + π/6। देखिए, यहां पर 6 है, यहां पर 6 लिख दीजिए। 6 1 जा 6, उसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी 7 π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का क्या फायदा है? देखिए, ये होता है पाई। पाई में जब आप कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। ओके, इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चेंज होता।
यानी ये माइनस एज इट इज, यहां से साइन एज इट इज, और यहां से π/6। ओके, इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ, हमने फंक्शन चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया। यहां से एंगल, अभी एक चीज और बाकी है, क्या? जब आप पाई में एंगल को ऐड करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या कहता है, यहां पर सिर्फ टेन और कोट की जगह है, साइन की नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसके नाम का एक माइनस लगाएंगे, तो एक माइनस ऐसे आ जाएगा, डबल माइनस की वैल्यू प्लस, और साइन π/6, साइन π/6 यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ओके, तो सी इज करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। अगर आपको ये पाई की टर्म में समझ में नहीं आ रहा तो आप पाई के प्लेस पर 180 लिख लो, डिवाइडेड बाय 6, इसे कैंसिल कर दो, 7 3 21, यानी एक तरह से आपको साइन 210 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब 210 के फैक्टर्स बना लीजिए, 180 में आप कितना ऐड करेंगे कि 210 आ जाए, सिंपल 180 प्लस 30। ओके, अब फिर से वही रूल वही लगेगा, क्या? 180 पर साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज, इधर से साइन 30 आ जाएगा, और क्योंकि आप पहुंचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर साइन है नहीं तो उसके नाम का माइनस, डबल माइनस हो गया प्लस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साइन x की वैल्यू गिवन है, cos 2x की वैल्यू 7/9 ये भी गिवन है, आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। ये ट्रू फॉल्स वो स्टूडेंट बताएगा जिसे cos 2x का फॉर्मूला पता होगा। देखिए, cos 2x का रूल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर। ऐसे जब ये स्क्वायर ओपन होता है तो साइन और x के बीच में आता है, ना कि एंगल के ऊपर। अब साइन x की क्या वैल्यू गिवन है, 1/3, तो आपने ये वैल्यू यहां पुट कर दी, और ये हो गया स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/9 के 2 से मल्टीप्लाई 2/9, एलसीएम 9 1 जा 9 -2 7, 7/9 आ गया cos 2x। इसने भी यही कहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, how many 2-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated? डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हैं, लेने कहां से कहां तक, 1 to 5 तक। कैसे नंबर्स चाहिए, 2 डिजिट और इवन। मान लीजिए ये है यूनिट प्लेस और ये है टेंथ प्लेस, नंबर्स आपको यहां से लेने हैं। अगर आपको इवन नंबर लेना है तो आप यहां क्या पुट कर सकते हैं, सिर्फ 2 या 4, यानी आपके पास 2 चॉइसेस हैं, यहां पर आ गई 2 चॉइसेस। ओके, अब जो नंबर यहां लिखा है, चाहे आपने वो 2 लिखा या फिर 4 लिखा, वो यहां भी लिखा जा सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। यहां पर आप इन 5 के 5 नंबर्स में से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, यानी यहां पर हमारे पास चॉइस है 5 और 5 2 10। इट मींस 10 2 डिजिट इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं 1 2 3 4 5 से, अगर डिजिट्स रिपीट हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, NC8 की वैल्यू NC2 के इक्वल है, हमें फाइंड करना है NC2। अब NC2 में क्या नहीं पता, N नहीं पता, पता लगाइए क्या, अगर NCA NCB के इक्वल है, दिस इंप्लाइज या तो भाई A और B बराबर होंगे, A इज इक्वल टू B, या फिर N की वैल्यू क्या होगी, A प्लस B। ओके, ये रूल आपको पता होना चाहिए। NC8 NC2 A और B इक्वल तो नहीं है, 8 इज इक्वल टू 2 तो नहीं होता, तो फिर ये वाली कंडीशन कंप्लीट होगी। N की वैल्यू क्या होगी, A प्लस B, यानी 8 प्लस 2, और 8 प्लस 2 का मतलब 10। सो N इज इक्वल टू 10, लेकिन आपको N थोड़े ही ना फाइंड करना था, आपको तो NC2 फाइंड करना है, यानी आप
फाइंड करेंगे 10C2। ओके, अब 10C2 यानी एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा। एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? एनसीआर का रूल होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, या तो आप ये रूल अप्लाई कर दें, अदरवाइज इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करें। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखना। 10C2 आपको सोल्व करना है। आपने लिखा 10 और 1 लेस करते करते आप तब तक लिखो जब तक काउंटिंग में उतने नंबर्स ना हो जाएं जितना नंबर यहां लिखा है। जैसे मैंने लिखा 10 into 9, बस 2 नंबर्स हो गए। अगर यहां पर 3 होता तो मैं लिखती 10 9 8। ओके, काउंटिंग में उतने नंबर्स होने चाहिए जितना नंबर यहां लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ध्यान रखना न्यूमरेटर में कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा। ओके, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, आप किसी तरह से सोल्व कर लें, आंसर सेम आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, और 2 5 10 और 9 5 45। इट मींस NC2 10C2 का आंसर कितना आ गया? 45। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन, NCR प्लस NCR माइनस 1, क्या रूल होता है इसका? N प्लस 1 CR, बस इतना ही याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, इस पॉइंट का डिस्टेंस YZ प्लेन से बताना है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूं। देखिए, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, यहां एक पॉइंट है 1 2। मैं आपसे अगर ये पूछूं ये पॉइंट X एक्सिस से कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट का X एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो आप यहां पहुंचेंगे और आप बस ये देख लेंगे। अब ये कितना है? ये उतना ही है जितना Y है, यानी इस पॉइंट का X एक्सिस से डिस्टेंस ये है, और ये क्या है? ये है Y कोऑर्डिनेट। याद रखना, कभी भी आपसे X एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए किसी पॉइंट का तो वो Y कोऑर्डिनेट होता है। और अगर मैं पूछ लूं कि Y एक्सिस से कितना दूर है ये, Y एक्सिस से ये दूरी, और ये दूरी कितनी है? ये दूरी इतनी है, और ये क्या है? ये है 1 0। ओके, Y एक्सिस से दूर 1, X एक्सिस से डिस्टेंस 2। अंडरस्टैंड? अब बताइए, अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ जाए, शॉर्ट ट्रिक से तो आपने निकाल लिया, लेकिन रूल का अगर आप यूज करना चाहें, ये पॉइंट 1 2 है, ये पॉइंट क्या है? 1 0। एक बात और ध्यान से देखिए, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे। ओके, इस X एक्सिस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है वो वाला पॉइंट फ्रीज हो जाता है, 1 1 सेम रहेगा। अब आप इसका डिस्टेंस ढूंढ लीजिए, 2 में से 0 माइनस किया, स्क्वायर किया, अंडर रूट किया, तो आंसर 2 ही आएगा। ये है फॉर्मूले से। ओके, अब हम इस बात को YZ प्लेन के ऊपर लगाते हैं। पॉइंट है हमारे पास -1 2 3, और ये है YZ प्लेन। अब देखिए, मैं इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूंगी, और मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। ये पॉइंट अगर ये प्लेन अगर YZ प्लेन है, सीधी सी बात है, X कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होगा? 0। YZ प्लेन है तो X तो है ही नहीं, X हो गया 0। Y और Z क्या होंगे? ये फ्रीज हो जाएंगे। यहां पर YZ की वैल्यू इसी तरह से 2 3 रहेगी, जैसे ये वाला 1 और ये वाला 1, ये दोनों पॉइंट सेम रहे थे। अब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 माइनस माइनस 1 यानी 0 प्लस 1, इसका स्क्वायर। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, और अंडर रूट, इसका आंसर क्या आएगा? 1। ओके, अब यहां से एक शॉर्ट ट्रिक निकली। क्या शॉर्ट ट्रिक निकली? कोई भी पॉइंट दे रखा हो, कोई भी प्लेन दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? प्लेन में जो नहीं है वही डिस्टेंस है। यहां पर कौन नहीं है? X नहीं है, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा? -1। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए हम उसको मॉडुलस कर देंगे, प्लस बना देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? मान लीजिए पॉइंट यही है, लेकिन पूछा गया XZ प्लेन से डिस्टेंस। ये पॉइंट XZ प्लेन से कितना दूर है? ये उतना ही दूर है जितनी इसमें Y की वैल्यू है। Y की वैल्यू कितनी है? 2।
अगर पूछ लिया जाए एक्स वाई प्लेन से कितना दूर है, तो जो z उसमें नहीं है 3 यूनिट डिस्टेंस है इसका। अंडरस्टैंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। सीधी सी बात है, एक्स वाई प्लेन है तो उसमें कौन होगा? एक्स वाई होगा। कौन नहीं होगा? z। तो कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे? एक्स वाई 0 टाइप के। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन और रीजन का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 sin 5x sin 3x इज इक्वल टू cos 2x माइनस cot 8x। हम तो नहीं जानते इसके बारे में। रीजन देख लीजिए, 2 sin a sin b क्या इसके इक्वल होता है? हाँ जी, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, रीजन तो सही है। अब इस रूल को यहां अप्लाई कर देते हैं और चेक करते हैं क्या उसका आंसर यही आएगा। देखिए, cos a माइनस बी, a कितना है? 5x, b कितना है? 3x। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी यानी 5x प्लस 3x। बताइए, 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8। क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। इट मीन्स असर्शन भी सही और रीजन भी सही। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ओके, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, तो a इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ सेक्शन ए फिनिश। अब आ गया है सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 12। इसे प्रूव करना है। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, cot x इंटू cot 2x, इसको तो हम कुछ नहीं कहते। इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन लिख सकते हैं? कोटेंजेंट 3x। मैंने कोटेंजेंट 3x कॉमन लिया, क्या बचेगा? एक तो ये माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा क्योंकि आप माइनस कॉमन लिख चुके हैं। और यहां से क्या बचा? cot x। क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव दैट का है इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और राइट हैंड साइड 1 अपने आप ही आ जाएगी अगर आपको एक फॉर्मूला पता होगा। किसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? पहले आप इस 3 को लिखेंगे 2x प्लस x, बाकी किसी टर्म को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। 3x की जगह आपने ये लिखा और अब हम यहां cot a प्लस बी का रूल अप्लाई करेंगे। ये वाली टर्म एज इट इज, cot a प्लस बी क्या होता है? देखिए ध्यान से, cot 2x इंटू cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 2x प्लस cot x। बस मैंने यहां सिर्फ इसका ये फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज। अब बताइए क्या होगा? ये वाली कंप्लीट टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। ओके, ब्रैकेट के बाहर कौन है? माइनस। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो कुल मिला के सारी बात आपकी यहां आके रुकेगी। cot 2x इंटू cot x प्लस 1। क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। दिखाई दिया? ये देखिए, ये नंबर प्लस का, ये माइनस का, दोनों उड़ गए, 1 बच गया। यही राइट साइड है, यही हमें चाहिए थी। ओके, है ना कितना आसान क्वेश्चन? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन होगा। नहीं, ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए। हमें आंसर क्या लाना है? 1 लाना है। उसके लिए इस वाली टर्म को यहां से जाना पड़ेगा। ये कब जाएगी? जब डिनोमिनेटर में सेम टर्म होगी। तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जो यहां लिखा है वही यहां लिख देना। ओके, दूसरी बात, इस पूरी लाइन में 1 तो कहीं है ही नहीं और आंसर 1 चाहिए। ठीक है, उसके लिए इस रकम को, इस टर्म को यहां से जाना पड़ेगा। इसे हम भेजेंगे कैसे? अगर इसके जैसा हो कोई, ये प्लस का और माइनस की टर्म आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए आप क्या करेंगे? कोटेंजेंट 2x, कोटेंजेंट x और साथ में लगा देना -1। अंडरस्टैंड? अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं होता है तो उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक जनरेट करनी है। क्वेश्चन हर हाल में करना है,
चाहे फॉर्मूला याद हो या ना हो। ओके, ये आपने ब्रैकेट लगाई, जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन की इसके बाहर माइनस था, अंदर के साइन चेंज कर दिए, ये दोनों टर्म्स फिनिश, 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लीनियर इनइक्वालिटी का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इसमें एक्स है बीच में, लेफ्ट और राइट साइड नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, 6 लेस देन इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, प्लस क्यों आ गया, माइनस माइनस प्लस, लेस देन 12। हमें कौन चाहिए, x, फालतू कौन कौन है, 12 और माइनस का 6, हटा देते हैं इन्हें। पहले कौन हटेगा, पहले हटते हैं प्लस माइनस वाले। इस केस में सब में से 12 को माइनस कर देना, इसमें से जब आप 12 को माइनस करोगे तो ये हट जाएगा, और सब में से हमने 12 माइनस किया, इसकी वैल्यू बताओ, माइनस का 6, ये अभी ऐसे ही बैठाओ इसे, 12 माइनस 12 0। अब हमें किसे हटाना है, माइनस के 6 को, ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाले किसी भी नंबर को हटाने के लिए हमें करनी पड़ेगी डिवाइड। तो हम तीनों को माइनस के 6 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन टोल टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर जब भी आप इनइक्वालिटी में माइनस को इधर से उधर पहुंचाते हैं तो यहां आपको ध्यान रखना है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में। अब आप आराम से 6 को उड़ा दीजिए, ये भी उड़ गए, और इसकी वैल्यू 0, बचा क्या देखिए, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन फिनिश। अंडरस्टैंड। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, क्योंकि 0 छोटा नंबर होता है 1 से, तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 0 0 की तरफ ये पॉइंट है, पॉइंट बना दीजिए, फिर क्या है x, फिर x की तरफ अगेन पॉइंट है, आप ऐसे पॉइंट बना दीजिए, और 1, दोनों का एक ही मतलब है। अंडरस्टैंड। आप इस आंसर को इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू, इंटरवल कैसा आएगा, ओपन इंटरवल, यहां पर सिर्फ लेस देन है इसलिए ओपन इंटरवल, यहां पर इक्वालिटी है, यहां 1 लिखेंगे और क्लोज्ड कर देंगे इसको, या फिर आप आंसर ऐसे लिख लीजिए। लेकिन टीचर को नंबर काटने का मौका बिल्कुल नहीं दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें कैसे पता चलता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। आप उन 3 पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, 2 छोटे आंसर आएंगे, उन 2 छोटे आंसर्स को मिला दीजिए, अगर वो थर्ड आंसर के इक्वल हो जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पी क्यू। पी क्यू कैसे, ये रहा, फर्स्ट नंबर में से डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, सम और अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले नंबर में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा। अब 3 काम, स्क्वायर, सम और अंडर रूट। ये रूल हमने यहां लगाया, यहां और यहां, 1 में से आपने इसे माइनस किया तो क्या बन जाएगा, प्लस। सेकंड, 2 में से आपने क्या करना है, 3 को माइनस, 3 में से किसे माइनस करोगे, 5 को। पहले आपने कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, अगर कोई पहले ही माइनस हो तो क्या बन जाता है, प्लस। अब 3 काम याद रखने हैं, क्या क्या, स्क्वायर, सम और अंडर रूट, बस। अब जो भी वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस की आएगी, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसका आंसर 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 आएगा लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया अंडर रूट 14। ओके, पी क्यू डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम पी आर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए सेम रूल आपको अप्लाई करना है। पहले हम फाइंड करेंगे पी आर। पी आर देखिए अब हम डायरेक्ट करते हैं, ये आर, ये है पी, 7 में से 2
गए और पहले ही माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81। 0 में से आपने 3 माइनस किया, 3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कहीं भी माइनस है वो स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, याद रखना। नाउ -1 - 5 माइनस का 6 जो हो जाएगा 36। इन सब का सम 126। 126 में 14 आता है क्या बताइए? 14 9 जा, ये 14 यही रहेगा, लेकिन 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3। चलिए अब हम फाइंड करेंगे क्यू आर। क्यू आर को, ये है क्यू, ये है आर। 7 - 1 6 और 6 का स्क्वायर 36। ये 0 और ये 2, 2 का स्क्वायर 4। ये -1 वो -3 यानी -4 और -4 का स्क्वायर 16। ये क्या बनेगा? 56 बनेगा। और मैं 56 को भी क्या लिख सकती हूं? 14 4 जा, ये 4 अंडर रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा? 2 अंडर रूट 14 एज इट इज। दो छोटे नंबर, ये वाला, ये और ये दोनों छोटे नंबर हैं। ये है 1 अंडर रूट 14, ये है 2 अंडर रूट 14। इन दोनों का सम कर दीजिए, क्या 3 अंडर रूट 14 आ गया? बिल्कुल आ गया। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये लाइन आप खुद लिखेंगे, सिंस पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। Question number 15. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? Total players बताइए 17. In which only 5 players, 5 जो players हैं बस उन्हीं को bowling आती है। Each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. 5 bowlers हैं, हमें 4 चाहिए। टोटल टीम 11 की बनानी है। देखिए आप कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस। टोटल प्लेयर्स 17, टोटल प्लेयर्स 17 और बॉलर्स कितने हैं? 5। टीम कितने की बनानी है? 11 की टीम बनानी है। चलिए आपकी इस 11 की टीम में 4 बॉलर्स चाहिए, कहां से आएंगे? 5 बॉलर्स में से आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? 4 बॉलर्स फ्रॉम 5 बॉलर्स can be selected in 5C4 ways. ओके, अब हमें 11 की टीम बनानी थी। 11 में से हमारे पास 4 बॉलर्स, 4 प्लेयर्स सेलेक्ट हो चुके हैं और हमारे पास कितने बच गए? 7 बच गए। टोटल प्लेयर्स कितने थे? 17, उसमें से 5 तो चले गए, कितने बच गए? 12। अब आपको अपने बचे हुए 7 प्लेयर्स किसमें से सेलेक्ट करने हैं? जो बचे हुए 12 प्लेयर्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे? रिमेनिंग 12 प्लेयर्स, रिमेनिंग 7 प्लेयर्स, रिमेनिंग 7 प्लेयर्स फ्रॉम 12 players can be selected in 12C7 ways. ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई, 5C4 मल्टीप्लाई 12C7। लास्ट में एक लाइन और हमारे पास पेज नहीं है, इसी पर लिख लेते हैं। 5C4 12C7, 5C4 12C7 ये क्या है? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। (5C4) का आंसर अगेन एनसीआर वाले फॉर्मूले से अप्लाई कीजिए या शॉर्ट ट्रिक से, जैसे भी आपको ठीक लगे। एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल। 12C7 का क्या मतलब है?
12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 5 फैक्टोरियल को तब तक लिखें जब तक 4 फैक्टोरियल ना आ जाए। आ गया तो रुक जाओ और इसे काट दो, मल्टीप्लाई। 12 फैक्टोरियल को तब तक लिखना जब तक 7 फैक्टोरियल ना आ जाए। 12 11 10 9 8 और ये आ गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल तो एज इट इज लिखना ताकि हम इसे इससे कैंसिल कर सकें। 5 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं। 5 4 3 2 1, चलिए कैंसिल करें। 5 से 5 कट, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8। ओके, सारी टर्म्स कैंसिल, हमारे पास ये नंबर बचे, इनकी मल्टीप्लाई 11 10 9 4, 11 10 9 4 3960 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये मल्टीप्लाई हो गई है इनकी। ओके, ये आ गए नंबर ऑफ वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बाइनोमियल थ्योरम सबकी फेवरेट होती है ना। कुछ नहीं, सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आंसर हाजिर हो जाएगा। एक बात ध्यान दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो भी यही होता है, बस 2ab के आगे माइनस लग जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप स्क्वायर को ओपन करते हैं तो कितनी टर्म्स आई, 3। अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, 4। अगर आप a प्लस बी की 10 को ओपन करेंगे तो टर्म्स कितनी आएंगी, टर्म्स आएंगी 11। ओके, ऐसे ही 102 रेज टू पावर 5 यानी टर्म्स कितनी आएंगी, 6 टर्म्स आएंगी। और वो कैसे आएंगी देखना, 102 को मैं क्या लिख सकती हूं, 100 प्लस 2 की पावर 5। ओके, अब 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5 0 से शुरू करना और जितनी पावर हो वहां तक आपको लेके जाना है। दूसरी बात, इन सब के साथ टर्म क्या मल्टीप्लाई होगी, ये है 100 की पावर 5, उसके बाद 100 की पावर 4, देन 3, देन 2, फिर 1 और फिर 100 की पावर 0। अब बच गया ये 2, क्योंकि आपने 100 की 5 लिखी। अब आप 2 की पावर 0 से शुरू करें। ओके, यहां अगर 5 है तो यहां 0। अब 0 के बाद इंक्रीज करते जाएं, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4 एंड 2 की 5। अंडरस्टैंड, पहली टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स के आगे अगर आपने प्लस लगा दिया और इन्हें कर दिया सिंप्लीफाई तो 102 रेज टू पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, दिस इज इक्वल टू, अब हमें ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, 5c0 NCR का फॉर्मूला क्या कहता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये रूल अप्लाई करके हम पहले ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके लाएंगे। 5c0 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। ओके, अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 5 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 1। 5c0 का आंसर 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं 5c2, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 और 3 फैक्टोरियल, दोनों कट, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अंडरस्टैंड, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी 10 आ गई। सिमिलरली सॉरी, हमने 5c2 कैलकुलेट कर दिया, यानी हमने इसे कैलकुलेट किया है। 5c1 ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, 5 आएगा। 5c2 10 आ गया। 5c3 को भी आप कैलकुलेट करेंगे, 10 आ जाएगा। 5c4 5, 5c5 1। ये सारी वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से आ जाएंगी। उसके बाद हमें ये वैल्यूज पुट करनी है, तो देखिए कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं।
5C0 की वैल्यू 1 आई थी, 100 की पावर 5, 100 की पावर 5 यानी 100 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, 100 100 100 ऐसे करके, ये एक सेट है जीरोस का। ऐसे ऐसे आपको कितने सेट लिखने पड़ेंगे? 5। चलिए लिखें। 1 के बाद ये हो गया एक सेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा सेट। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है और मल्टीप्लाई में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। सेकंड, 5C1 का आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था 5 मल्टीप्लाई 100 की पावर 4, यानी ऐसे ऐसे सेट आपको कितने लिखने पड़ेंगे? 4 लिखने पड़ेंगे। ये पहला सेट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और साथ में 2 की पावर 1 2 होता है। अंडरस्टैंड? अब आ जाइए यहां पर, 5C2 की वैल्यू 10 होगी मल्टीप्लाई 100 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया मल्टीप्लाई, और हमारे पास 2 का स्क्वायर है जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। नेक्स्ट 5C3, 5C3 का आंसर अगेन 10, 100 का स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर कर दिया, और 2 की पावर कितना है? 8। नाउ 5C4, इसकी वैल्यू होगी 5, 100 सिर्फ एक बार, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 32। 5C5 की वैल्यू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1, और 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी? अच्छा, यहां पर 2 की पावर 4, पहले आप 2 की पावर 4 लिखेंगे जो 16 होती है, और लास्ट वाली वैल्यू में सिर्फ 32 आएगा। अंडरस्टैंड? बस अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। इन्हें आप सिंप्लीफाई करें और यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस सारे ठीक से लिखते हुए जैसे ही आप ऐड करेंगे आंसर मैच हो जाएगा। देखिए कैसे। अब हम इस साइड वाले पोर्शन को हटा देते हैं। पीपीटी के अंदर डायरेक्ट आप डिलीट नहीं कर सकते कि आपने सेलेक्ट किया और उसे डिलीट कर दिया, या तो सारी स्लाइड डिलीट होगी, जो भी लिखा है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। चलिए, ये वैल्यूज अब हमने लिखनी शुरू की। 1 के बाद कितनी जीरोस हैं? ये 10। अब बताइए 5 2 10, ये कितनी जीरोस हैं? 8, एक जीरो और, यानी 9 जीरो। और फिर एक आपने 1 लिख दिया। ओके, नाउ अब ये कितनी जीरोस हैं? 6, एक 0 7 और 4, 7 0 और आपने 4 लिख दिया। नाउ 4 0 और 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 8 लिखना है। 16 5 80 होगा, एक 0 80 की और 2 0 ये। ओके, और यहां पर भी 8 आ जाएगा, और प्लस में 32। चलिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 32 एज इट इज, देन 0, देन 8, अगेन 0, अगेन 8, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर 1, फिर 1, और ये आ गया 102 की पावर 5 का आंसर। इन सभी को आपने प्लस कर दिया। अंडरस्टैंड? वैल्यू कोई भी हो, हाईएस्ट पावर कितनी ही हो, आप अगर ऐसे करेंगे तो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन लीनियर इनइक्वालिटी का। जैसे ही आप इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन देखें, आपके माइंड में बस एक ही बात आनी चाहिए कि अगर कहीं माइनस आया मुझे तुरंत साइन चेंज करने हैं। माइनस आए ना आए वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आया तो हम साइन चेंज करेंगे। 6 5 30, सिर्फ आपने इस साइड एलसीएम लिया, अब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई इस तरफ और 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ। 6 5 30, 6 2 12, 3 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के नंबर उस साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएंगे। मैंने एक्स वाले नंबर्स उस तरफ इकट्ठे कर लिए, जहां आपको इजी लगता है आप उस तरफ नंबर्स इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखें। माइनस का 90 इस तरफ आकर प्लस के 90 में चेंज हो जाएगा। 90 प्लस 30 120 लेस देन इक्वल टू 15 एक्स
मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इस तरफ जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे 120/15। ध्यान दें ये x है और इस तरफ ये ओपन है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, माइनस कहीं नहीं आया, आराम से आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। 15 8 120, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इंटरवल की फॉर्म में आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि 8 शामिल है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल। कहां तक जाएंगे, जाते ही चले जाएंगे, रुकना ही नहीं है, यानी इंफिनिटी तक। 8 और 8 से बड़े सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन फिनिश। चले आगे। इसका सेकंड पार्ट ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। देखिए यहां पर ये वाले आई वाले इमेजिनरी हैं, ये रियल है। पहले आप ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1/3 प्लस ये रियल, बिना आई वाले, बिना आयोटा वाले आप एक तरफ इकट्ठे कर लीजिए। इन दोनों में आयोटा है तो आप आयोटा को कॉमन भी लिख सकते हैं ऐसे। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं ऐसे। अंडरस्टैंड, बस सिंप्लीफाई करना है, इसमें आपको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 3 12 प्लस 1 13, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐड कर दीजिए, 8 + 3 आयोटा प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट है ये दोनों, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 13 + 4 17/3। ये 8/3 है, ये माइनस का 1 है, आप आयोटा को बाहर बैठा दें कॉमन ऐसे। 3 1 3, 8 - 3 5, 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से रियल अलग, इमेजिनरी अलग। नाउ इसका ये थर्ड पार्ट ध्यान से देखिए। एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 बातें पूछी गई हैं। z की वैल्यू 2 - 3 आयोटा गिवन है और हमें बताना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में रियल और इमेजिनरी दोनों के ही साइन चेंज होंगे, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब है मैं इस नंबर में क्या जोड़ूं कि आंसर 0 आ जाए। 2 में क्या ऐड करें, -2, -3 आयोटा में क्या ऐड करें, प्लस का 3 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, इस नंबर को, इस z को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आए, इसके रेसिप्रोकल से। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2 - 3 आयोटा। लेकिन आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, इसलिए आप करेंगे रेशनलाइजेशन। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में a + ba - b का रूल। a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, और साथ में क्या लगेगा माइनस। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जो इस माइनस को क्या कर देगी, प्लस में चेंज कर देगी। और 9 + 4 13। आप चाहें तो इस डिनोमिनेटर को ऐसे अलग अलग करके लिख दें। ये आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके, नाउ सी पार्ट कंजुगेट, ये भी बड़ा ही आसान सा होता है। इसका मतलब है आपको ये फाइंड करना है z बार, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आयोटा का साइन चेंज किया जाता है। इसका कंजुगेट होगा 2 + 3 आयोटा, बस इतना ही। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है ये, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² का अंडर रूट। a और b कहां से लाएंगे, इस z से लाएंगे। a 2 है और b है -3, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ध्यान रखना b की वैल्यू में आयोटा नहीं लिखते, आपको सिर्फ कोफिशिएंट लिखना होता है। 4 + 9 √13। क्वेश्चन फिनिश। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 5 मार्क्स के हैं और 20 है 4 मार्क्स का केस स्टडी वाला। How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than this and less than this? ये क्वेश्चन सेट 1 जुलाई 2025 में भी आ चुका है। यहां भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 45% सॉल्यूशन है एसिड का,
मिक्सचर है 1125 लीटर्स। ओके, इस 1125 में 45% एसिड है। ये 1125, इसमें 45% एसिड। आपसे क्या पूछा गया है, इसमें कितना वाटर मिलाएं? हमने मान लिया x, हमने इसमें वाटर मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 1125। ओके, जैसे ही आप इसमें वाटर मिलाएंगे एसिड की क्वांटिटी 45% से कम हो जाएगी। और कितनी रहनी चाहिए, इसने कहा है 25% से ज्यादा और 30% से लेस रहनी चाहिए। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू लेस हो गई 30%, आपने पानी मिला दिया इसमें, लेकिन 30% किसका, x प्लस 1125 का। 1125 आपके पास सॉल्यूशन था, आपने x मिला दिया, पानी मिलाने के बाद ही एसिड की जो वैल्यू है वो 25 और 30% के बीच में रहनी चाहिए। यानी इस तरफ क्या आ जाएगा, 25% ऑफ x प्लस 1125। अगर आप ये तीनों इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर पाए तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी आप पानी कितना मिला सकते हैं, चलिए 25% को 25/100 किसका है, x प्लस 1125 का। ओके, 45% 45/100 1125 का, और 30% का मतलब 30/100 x प्लस 1125 का। समझे कुछ? पूरी इनइक्वालिटी को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया गायब। एक बात और, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। अगर आपके पास कोई भी एक नंबर ऐसा है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो आप बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आ गए यहां और अब हम इनको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, 5 के साथ x प्लस 1125 है, लेस देन 9 1125 है, लेस देन 6x प्लस 1125। यहां से हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, 5x प्लस, मैंने इसे 5 इंटू 1125 ही लिख लिया। ओके, और मैंने इसको भी यही लिखा रहने दिया। एक साइड तो ये हो गई, दूसरी साइड देखिए 9 इंटू 1125 लेस देन 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 इंटू 1125। अंडरस्टैंड, हमें इन दोनों जगह से x की वैल्यू लेकर आनी है। देखिए कैसे लाएंगे, इसकी वैल्यू चाहिए, ये प्लस का नंबर है, इसे भेजो दूसरी तरफ। 5x लेस देन, जब आप इस नंबर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो देखिए दोनों में क्या है, 1125 कॉमन, मैंने वो 1125 कॉमन ले लिया। प्लस का नंबर उस तरफ जाकर माइनस में चेंज हो गया। 9 माइनस 5 की वैल्यू 4 आ जाएगी। मैं अभी भी इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास 5 मल्टीप्लाई में है, वो आएगा डिवाइड में और फिर 5 इसको कैंसिल करेगा। अब 2 2 5 और 4 की मल्टीप्लाई होगी। x लेस देन 900। ओके, x की वैल्यू लेस देन 900 आ गई। दूसरी वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए 6x प्लस का है, उसी तरफ रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसे उठा के इधर लाओ और माइनस बनाओ और इनइक्वालिटी को बिगाड़ो आराम से। 9 इंटू 1125 प्लस का नंबर इस तरफ आकर माइनस में चेंज हो गया, लेस देन 6x। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 1125। 9 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, 3 इंटू 1125। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इस तरफ आकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 3 2 जा 6 और 2 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। एक तरफ x है, एक तरफ वैल्यू है। x की तरफ क्या है, ओपन, x की तरफ ओपन है।
तो हम यहां पर x की तरफ ऐसे ओपन कर देंगे। इस बात का मतलब x की वैल्यू, x क्या है, जितना आपने वाटर मिलाया, x की वैल्यू इतने लीटर 562.5 लीटर से ज्यादा लेकिन 900 लीटर से कम होनी चाहिए, तभी उसमें एसिड की वैल्यू 25% और 30% के बीच रहेगी। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? अगर आप चाहें तो यहां इसकी मल्टीप्लाई कर लें, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लें, प्लस के नंबर इस तरफ आकर माइनस के, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, आंसर यही आएगा। ओके, यहां भी आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा डर लगता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होते। अगर आपको रूल्स लर्न होंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। यहां देखिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये रूल हम यहां अप्लाई करेंगे। इस तरफ भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और राइट साइड आंसर ले आएंगे। देखिए कैसे, 2 साइन सी प्लस डी, सी क्या है? x, और ये 3x, x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 कोस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ये तो आ गया इतने पोर्शन का आंसर। आगे क्या है? प्लस, यहां फिर से रूल अप्लाई होगा, 2 साइन 5x प्लस 7x बाई 2 कोस 5x माइनस 7x बाई 2, ऐसे। अंडरस्टैंड? अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है। देखिए, 3 प्लस 1 4, 4 का हाफ 2, x माइनस 3x, 1 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन कोस के अंदर से माइनस गायब हो जाता है, यानी कोस ऑफ माइनस x क्या होता है? कोस x, माइनस गायब, तो इसकी वैल्यू 2x, 2 से 2 कट, कोस x आ गया। 7 प्लस 5 12, 12 का हाफ, 7 माइनस 5 2, 2 बाई 2 1। कौन सी टर्म है जो आप कॉमन लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 कोस x को कॉमन, क्या बचा? यहां से साइन 2 और यहां से साइन 6। ओके, अगेन यही फॉर्मूला एक बार फिर से अप्लाई करेंगे तो राइट साइड आ जाएगी। देखिए कैसे, साइन सी प्लस साइन डी, चलिए रूल अप्लाई करते हैं, 2 कोस x, रूल कैसे अप्लाई होगा? वहां से 2 साइन, इन दोनों को ऐड किया, 6 प्लस 2 8, और 8 का हाफ क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद क्या है? कोस, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, 6 माइनस 2 4, और 4 का हाफ 2 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, राइट साइड आ गई बिल्कुल, 2 2 जा 4, ये है कोस x, फिर कोस 2x, फिर साइन 4x, विच इज इक्वल टू RHS। कुछ बुक्स में राइट साइड में स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहां पर उन्होंने कोस ही लिख दिया, जो कि गलत है। किसी भी केस में यहां पर कोस नहीं आएगा। 2 टर्म्स साइन की, सॉरी 2 टर्म्स कोस की और साइन की 1 टर्म जरूर आएगी। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 20। एक शिप के अंदर डिस्टिंक्ट सिग्नल्स सेंड करने के लिए कलर्ड फ्लैग से सिग्नल बनाए जा रहे हैं और उनके पास 6 कलर्स हैं। कौन कौन से? ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज एंड वायलेट। सिग्नल बनता कैसे है? स्पेसिफिक नंबर ऑफ दीज फ्लैग्स को, एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग लगाने से सिग्नल बनेगा, वन बिलो द अदर। द ऑर्डर ऑफ द फ्लैग्स मैटर्स। अगर ब्लैक रेड, पहले ब्लैक और फिर रेड है, या फिर पहले रेड और फिर ब्लैक है, ये ऑर्डर मैटर करता है। ये एक बात नहीं मानी जाएगी। ये कितनी बातें मानी जाएंगी? 2। और ये किसमें मानी जाती हैं? परम्यूटेशन में मानी जाती हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए, कलर्स ध्यान रख लें कितने हैं? 6। चलो, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग ऑल 6 फ्लैग्स? 6 फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 5 4
3 2 1 720. Okay. Now second, to create a small easily recognizable set of emergency, अगर उन्हें emergency का कोई सिग्नल तैयार करना है सिर्फ 3 फ्लैग्स से, टोटल फ्लैग्स 6, चाहिए कितने? ओनली 3, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? 6p3 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। और npr का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे जो इससे कट जाएगा, देखिए ऐसे 6 5 4 भी आएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये दोनों टर्म्स कैंसल और ये आ गया 120 आंसर। ओके, यानी 120 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं अगर 6 में से 3 फ्लैग्स सेलेक्ट किए जाएं। अब लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको 4 फ्लैग्स लेने हो प्राइमरी सिग्नल्स बनाने के लिए तो आप क्या लिखेंगे? 6p4 यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 6 5 4 3, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 360 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ओके, और इसी के साथ ये पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, नहीं आए तो दोबारा समझ लो, वीडियो को अगेन से प्ले कर लो। कल सबका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।